नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर सामान्य अध्ययन वाला, जिसमें 29 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल, और जिसमें करंट अफेयर्स भी था आपका। तो उसका भाग 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपका भाग 2 रहेगा, पार्ट 2। तो इसके कुछ लगभग 14 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, डिटेल्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो था इसमें लिखा हुआ 16वां क्वेश्चन, बॉस्टन टी पार्टी, बॉस्टन जगह है अमेरिका में। तो यहीं पे क्लियर हो जाती है। अगर ये भी पता होता है कि बॉस्टन का है, तो ये अमेरिका में कोस्टल एरिया पे एक पोर्ट है। बॉस्टन टी पार्टी जो हुई थी वो होती है आपके 1774 में, और ये आधार बनता है किसका, अमेरिकी क्रांति का। और तब जाके अमेरिका 1776 में आपका आज़ाद हो जाता है। फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करें तो ये चली थी 1799 से लेके 1789 से लेके 1799। ये अमेरिकी क्रांति का प्रभाव ही था। और यहाँ पे जो क्रांति होती है आपकी, वो 3 चीज़ों को लेकर होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी को लेकर, मतलब समानता, अखंडता और बंधुता को लेकर। रूसी क्रांति जो होती है वो हुई थी आपकी 1917 के आसपास होती है, 1923 तक चलती है, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। तो हुआ क्या था देखो, ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में नया कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। और आप जानते हैं, जैसे आप चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, एक भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट जो आपका 1813 था, उसके तहत क्या था कि कंपनी के सारे राइट्स छीन लिए गए थे, एकाधिकार मतलब मोनोपोली छीन ली गई थी। ऐसा नहीं कि वो व्यापार नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के मामले में जो व्यापार था उसमें मोनोपोली थी, एकाधिकार था। उनके अलावा चाय और चीन के साथ व्यापार कोई नहीं कर सकता था। हालांकि ये बाद में जाके 33 में हटा दिए जाते हैं और फेयर कंपटीशन हो जाता है फिर। तो इससे पहले की बात है आपकी। लेकिन चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए मूल्य में कमी की गई थी। फलस्वरूप अमेरिकनों को सस्ती चाय मिल जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्थिक लाभ हो जाता था। लेकिन अमेरिकन उपनिवेशवासियों ने इसे ब्रिटिश सरकार की चाल समझा। अब उपनिवेश क्या है कि जैसे भारत पर भी एक अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, इसके अलावा पोर्तुगीज थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से देखने को मिलता था कि यूएसए में भी एक नहीं थे, स्पेनिश थे, मैक्सिकन थे आपके, फ्रेंच थे, और ये भी थे आपके। तो एक दूसरे के साथ लड़ते मरते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि यदि संसद व्यापारिक मामलों पर एकाधिकार कायम कर लेगी तो इससे उपनिवेश के व्यापार को हानि पहुंचेगी। एकाधिकार होता है वैसे खराब है, मोनोपोली, कि एक ही व्यक्ति को क्या होगा, बेचने का अधिकार होगा, तो वो अपने मन चाहे रेट पे बेच सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज बॉस्टन बंदरगाह पे ठहरे हुए थे। बॉस्टन के नागरिकों ने जहाज़ों को लूट लिया और लगभग 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया, और इसी घटना को बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट कहा जाता है। अब परिणाम देख लेते हैं। इस घटना से इंग्लैंड में उत्तेजना फैली। ब्रिटिश संसद ने दमन की नीति का समर्थन किया, और मैसाचुसेट्स एक्ट, एक यूनिवर्सिटी, आप जानते हो मैसाचुसेट्स एक जगह है, और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी एमआईटी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आती है आपकी, दुनिया की टॉप 3 में। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सैनिक कमांडर को अमेरिकी प्रांतों का राज्यपाल बनाया गया। सभी प्रकार के वाणिज्य के लिए बॉस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया गया था। क्यूबेक एक्ट लाया जाता है के अनुसार कनाडा की सीमा जो ओहायो नदी तक बढ़ा दी गई थी, और रोमन कैथलिकों को विशेष सुविधा दी गई। कैथलिक चर्च की प्रधानता कायम होने से जो प्यूरिटन थे को कष्ट पहुंचा, और वे असंतुष्ट हो गए थे आपके, जो दूसरा खेमा था। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का प्रतिकूल प्रभाव उपनिवेशों पर पड़ा, अनुकूल नहीं प्रतिकूल पड़ा। वे आपस में संगठित हो गए, बाकी इन जितने भी थे उपनिवेश। और 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में पहली कांग्रेस बैठक हुई। उपनिवेशवासियों ने अपने अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून को समाप्त करने की मांग की गई। ब्रिटेन के साथ साथ आयात निर्यात बंद करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉर्ड नॉर्थ ने उपनिवेशों के साथ समझौता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लॉर्ड नॉर्थ का प्रस्ताव देर से आया, तब तक युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। इसे ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये सारे इंग्लैंड के खिलाफ एक हो जाते हैं। ये थोड़ा इस तरीके की पिक्चर बना रखी है कि ये जहाज़ों से क्या गिरा रहे हैं, आपका चाय गिरा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यूएसए में जो ये नीचे वाला पार्ट था, ये मैक्सिकन एम्पायर था आपका। ऊपर की तरफ फ्रांस का क्या था, दबदबा था। इस तरफ देखेंगे तो स्पेन का था, और इस तरफ देखेंगे इंग्लैंड का था। और यहीं पे आपको बास्टन वगैरह देखने को मिलता है इस वाली साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुशमैन क्या है। बुशमैन एक जनजाति या क्षेत्र कौन सा है, तो ये एक जनजाति ट्राइब है आपकी, और बहुत फेमस ट्राइब है आपकी, कहाँ की, कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल आपको, कालाहारी मरुस्थल दिखेगा आपको साउथ अफ्रीका की तरफ, बोत्सवाना, नामीबिया, ये देश आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गोबी का मरुस्थल जानते हैं आप, ये चाइना और आपका मंगोलिया की सीमा पे लगा। आटा का मरुस्थल जाएंगे चिली, पेरू की तरफ देखने को मिलेगा। सारा का मरुस्थल आपको बोल सकते हैं नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। और वैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, अंटार्कटिका, ठंडा है, ये आप याद रखें।
तो इस तरह फैला हुआ है। इसमें आपका नामीबिया आ जाता है, नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक है, बोत्सवाना का क्षेत्र आ जाता है जिसकी राजधानी गैब्रॉन है, और साउथ अफ्रीका से ऊपर ही पड़ता है कुछ क्षेत्र आपका अंगोला और कुछ जाम्बिया का आ जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर देखें ये पूरा आपका अफ्रीका का मैप है, तो अफ्रीका के इस तरफ आपका देखने मिलेगा कौन सा, सहारा का मरुस्थल, ऊपर की तरफ सहारा का मरुस्थल है, और यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कालाहारी का मरुस्थल। ये आपकी बुशमैन जनजाति। अब कुछ बोल सकते हैं कि आपकी जनजातियाँ आती हैं विश्व स्तर पर जो आपको याद करनी है। जैसे एक आती है आपकी कौन सी, एलुटिस, ये अलास्का में है, आइनस जापान में है, बैडूइन ये सहारा मिडिल ईस्ट में पाई जाती है। फिर आती है आपकी बिंडीबू और एब्रोजिन्स, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, बुशमैन कालाहारी। चुकची आती है आपकी नॉर्थ साइबेरिया, क्योंकि एक चुकची सागर भी लगता है आपका, जहाँ से आप जानते होंगे बैरिंग जल संधि है, तो ऊपर से चुकची सागर है, नीचे से आपका बैरिंग सी है, ये दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। और इस तरीके से आपका रशिया अलग हो जाता है, किससे, रशिया अलग हो जाता है, यहाँ रशिया, और यहाँ आपका अलास्का अलग हो जाता है, मतलब यूएसए और एशिया अलग हो जाता है। ये बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और आपका एशिया अलग हो जाता है बैरिंग जल संधि के द्वारा। तो ऊपर की तरफ चुकची सागर है और नीचे की तरफ बैरिंग सागर, तो उससे पता लगा सकते हो कहाँ कहाँ, नॉर्थ ईस्ट एशिया हो गया, यूएसएसआर, नॉर्थ साइबेरिया। एस्किमोज आते हैं, एस्किमोज ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, अलास्का, नॉर्थ साइबेरिया। फुलानी अगर देखा जाए तो फुलानी आपके वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ है, गोबी मंगोल्स आपके गोबी की तरफ हैं, गुइकास हैं आपके अमेजोन फॉरेस्ट एरिया की तरफ, और हाउसा आते हैं आपके नाइजीरिया की तरफ, हॉटनटॉट्स आते हैं आपके हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका की तरफ, इबानाज आते हैं आपके इक्टोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। इंडियन ट्राइब्स अमेजोन बेसिन में देखने को मिलती है, ये गलत मत कर देना भारत के रिस्पेक्ट में मत ले लेना। कालमुक आते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, ठीक है ना। कजाक्स आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिज आते हैं एशियाटिक स्टेपीज की तरफ, कोरियाकास आते हैं आपके नॉर्थ साइबेरिया यूरेशिया की तरफ, लैप्स आते हैं आपके फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के तरफ, माउरिस आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, मसाई कई बार पूछी जाती है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका की तरफ, कीनिया की तरफ पाई जाती है, मियोस म्यांमार, ओरांग इंपॉर्टेंट है, मलेशिया, पिग्मीज ये कई बार पूछी जाती है, कॉन्गो बेसिन की तरफ आपको देखने को मिलेगी पिग्मीज, रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका, सेमांग्स ये आपका ईस्ट सुमात्रा की तरफ, इंडोनेशिया का जो आपका द्वीप है, तापिरो ये पपुआ न्यू गिनी की तरफ देखने को मिलेगा, टुरेक्स सहारा, युआकुट्स साइबेरिया, और जुलूस साउथ अफ्रीका। ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, कुछ भारत के ट्राइब्स जो आपको याद करनी है, जैसे आंध्र प्रदेश में आपको देखेंगे अंध, संधु, अंध, ये सारी आप पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश की, इन्हें भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें कई सारी, जैसे मिशमी आती है, मिशमी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानपाती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। असम की अगर बात करें, गारो खासी ये इधर भी पाई जाती है, याद कर सकते हैं। और बोरो जनजाति हो गई, और बिहार में अगर देखें तो बिहार में कहीं गोंड यहाँ भी पाए जाते हैं आपके, संथाल हो गए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में भी आपकी गोंड वगैरह पाई जाती है, हालबा हो गई, खूंड हो गई, मवासी हो गई, सवार हो गई। गोवा की तरफ आपको दोड़िया, दुबिया, नायगडा ये सारी देखने को मिलेंगी। गुजरात की तरफ आपको ये सिद्धि वगैरह देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश कुछ, जैसे हिमाचल प्रदेश कई सारी पूछी जाती है, गद्दी पूछ ली जाती है, गुज्जर पूछ ली जाती है, खसलंबा ये सारी पूछ ली जाती हैं। जम्मू कश्मीर की कुछ पूछी जाती हैं, जिसमें से आपकी इंपॉर्टेंट है गुर्जर, गारा, बकरवाल ये कई बार पूछी जाती हैं, आप याद कर सकते हैं। झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ संथाल पाए जाते हैं, गोंड पाए जाते हैं, बंजारा पाए जाते हैं, कोल पाए जाते हैं। कर्नाटक की तरफ आएंगे तो कर्नाटक की तरफ भी आपको कई सारे गोंड, भील जनजाति ये देखने को मिलेगी। केरला की तरफ आदियान ये देखने को मिलेगी। मोपला विद्रोह आपने पढ़ा होगा, केरला की तरफ था। मध्य प्रदेश की तरफ करेंगे, भील, बरिया, गोंड्स, कटकारी, खारिया ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र की तरफ भी कई सारी हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मणिपुर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी कई सारी आपको देखने को मिलेंगी, ये आप पढ़ लेना, मुझे टाइम लग जाएगा। मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये तो है ही, खैर। मिज़ोरम में भी आती हैं आपकी, ठीक है ना, कुकी हो गई, इंपॉर्टेंट है। लुशाई हो गई मिज़ोरम की तरफ। नागालैंड की तरफ आएंगे तो नागालैंड में आपको देखने को मिलेगी कौन सी, कुकी हो गई, मिकिर, नागाज। और उड़ीसा की तरफ आएंगे, उड़ीसा की तरफ भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, संथाल भी रहते हैं इधर की तरफ, ठीक है। राजस्थान की तरफ आप जानते हैं, मीणा हो गई आपकी, ठीक है ना, सहारिया, नायकदा, दंका, दमारिया, भील। सिक्किम की तरफ भूटिया, खस, लेपचास, लिम्बू, तमांग ये सारे देखने को मिलते हैं आपको। तमिलनाडु की तरफ आएंगे तो अडियान, ठीक है ना, एरवलन। तेलंगाना की तरफ कौन सी, चैंचूज याद कर सकते हैं। त्रिपुरा की तरफ भील, भूटिया, चिमाल ये देखने को मिलते हैं, चकमा और रियांग। और उत्तराखंड में भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, खस, ठीक है ना, राजी और थारू। उत्तर प्रदेश की तरफ भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, कोल, राजी, थारू, गोंड, खारवाड़, सहारिया, ठीक है ना, पहाड़िया और बैगा, अगारिया और चीरो ये सारे देखने को मिलते हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार बस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अच्छा, देखा जाए किसने सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं इंक्रीज किया तो तब तो आंध्र प्रदेश है, पर इनमें से अगर देखा जाए तो आंसर है छत्तीसगढ़। वैसे सबसे ज़्यादा जो आपको वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और परसेंटेज के हिसाब से आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। और ये जारी करता है कौन, ये आपका FRI जारी करती है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून वाला। और ये बना था आपका कब, 1906 में बना था। और 1987 से हर 2 साल में रिपोर्ट क्या कर दी जाती है, जारी कर दी जाती है। तो 2021 अब 2023 में आएगी आपकी रिपोर्ट। और बोल सकते हैं इनिशियल टारगेट क्या है इंडिया का कि लगभग भारत के 33 लगभग 1/3 एरिया में क्या करना है, फॉरेस्ट कवर लाना है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत के वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए जो आपका फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था, जो आपका कौन सा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉजिटिव चेंजेस को आपको देखने मिलेंगे, जो ग्रीन में आपको देखने मिलेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। उत्तराखंड भी उसमें आता है, आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है। जितने भी हरे कलर में उनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, पर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें नेगेटिव चेंज देखने को मिला है। तो वो है आपके जैसे इस तरफ के नॉर्थ ईस्ट के। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो घटा है। पर एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर पहले से फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, तो घट भी ज़्यादा है तो इतनी दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा लगभग 70-80% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जिन्होंने गेंद दिखाया है वो देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा दिखा है किसने, आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। और कुछ में कमी देखने मिली, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करती है। दोनों आते हैं, फॉरेस्ट भी आता है, ट्री कवर भी आता है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण FRI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2021 में भारत वन, ये कौन सा था आपका, 17वां प्रकाशन था। और ISFR जो आपका इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट है का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया जाता है। देखिए कौन कौन सी है। सघन वन आते हैं 70% से अधिक, चंदवा घनत्व इसे बोला जाता है। मध्यम सघन वन आते हैं 40 से 70%, और खुले वन आते हैं 10 से 40%। इसका चंदवा घनत्व 10% से कम का भी सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो याद रखना 10% से कम वाले को क्या बोला जाता है, स्कर्प्स बोला जाता है। अच्छा, विशेषताएं क्या है, इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में, जिसमें एशिया से रहते में वन आवरण का आंकलन किया है। 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.232% की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन बाघ अभ्यारण्य में 22.6 वर्ग किलोमीटर 0.04% की कमी देखने को मिली है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभ्यारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। बुक्सा हो गया आपका, बक्सा आपका पश्चिम बंगाल, अनामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि कवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरबन रिजर्व पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आपका कुछ कमी देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। याद रखना आप लोग, पक्के टाइगर रिजर्व का आपका ये कई बार पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। रिपोर्ट का निष्कर्ष देख लेते हो, क्षेत्रफल में वृद्धि देखें तो पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। हम बढ़ा रहे हैं इसे। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया। या देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का याद कर लेना 21.71% है। और 2019 में ये कितना था आपका, 21.67 था। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। तो आप एक तो 21.71 याद कर लेना, ये फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर का देख लेते हैं, तो वनों में देख लेते हैं। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में कौन सा है, तेलंगाना 3.07%, आंध्र प्रदेश 2.22% और उड़ीसा 1.04% है वनावरण में सबसे अधिक, ये परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है ना। और कमी देखी जाए तो सबसे अधिक कमी देखने को मिली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, याद रखना। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अगर परसेंटेज के साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। शब्द वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वन आवरण फॉरेस्ट कवर शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो फॉरेस्ट एरिया आपका बोल सकते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बोल सकते हैं पूरी भूमि है। और वन आवरण फॉरेस्ट कवर में क्या था, भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाया जाता है। मैंग्रोव बनाते हैं, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। और जंगल में आग लगने की आशंका 35.46 वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है, जिसमें 2.181 अत्यंत अग्निप्रवण, 7.85 अति उच्च अग्निप्रवण और 11.51 उच्च अग्निप्रवण में आता है। 2030 तक भारत में
45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। सभी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड को छोड़कर में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट में होंगे। लद्दाख वनावरण यहाँ पर सबसे कम है 0.2% के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। कुल कार्बन स्टॉक की अगर बात करें, आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, अब बोल सकते हैं लेते हैं, ठीक है ना, कार्बन एमिशन को रोकते हैं। तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 में कितना था, ये था 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई थी। वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर, और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी ये देखने मिलता है। बांस के वन देखा तो वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या कितनी, 13,882 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है, 53,336 मिलियन हो गई है। चिंताएं देखी जाए तो प्राकृतिक वनों में गिरावट देखने मिली। मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 1,582 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में गिरावट हुई। यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2,621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है। साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण का दर्शाती है। बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन आवरण में क्या है, गिरावट देखने मिली, अभी बताया था, लगभग 1,020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखने मिली है। तो लिखा पूर्वोत्तर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.8% हिस्सा है, लेकिन कुछ पूरे भारत का, लेकिन कुछ कुल वन क्षेत्र का लगभग 23.75% दिखाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट के कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश के साथ साथ मानवजनित गतिविधियों जैसे कि कृषि को हस्तांतरित करना, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई का उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। अच्छा, सरकारी पहले हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन में से एक है। इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिकी स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अलावा आपका था राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम आता है, 2000 में आपका लागू हुआ था। और बोल सकते हैं मंत्रालय कौन सा, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय है। क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, जैसे कैंपा फंड बोलते हैं, ये आप याद कर लेना है, कैंपा कई बार पेपर में पूछा जाता है। 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इससे 90% राज्यों को फंड किया जाता है, 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है। तो याद रखना 90% राज्य और 10% केंद्र। तो कैंपा फंड याद रखना किससे रिलेटेड है, आपका फॉरेस्ट बोल सकते हैं, उसको कवर को क्या करना है आपने, बोल सकते हैं आपने उसको बेहतर करना है, ठीक है ना। कैंपा कई बार पूछ लिया जाता है, संबंध किससे, तो याद रखना क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। धन का उपयोग ठीक है जल ग्रहण हेतु, ये पढ़ लेना आप लोग। नेशनल एक्शन प्रोग्राम 2001 में मरुस्थलीकरण के से संबंधित था। वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना ये आपकी आई थी, वित्त पोषित होती केंद्र के द्वारा, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। हालांकि यार मिला नहीं मुझे, पर जो आंसर दिखाया जा रहा है वो क्रायोस्फीयर से दिखाया जा रहा है, आइस्कोर अध्ययन से। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है जैसे क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, आपने सुना होगा, तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल भारत करता है, ठीक है ना। भारत ने कहा जाता था कि रशिया से ये टेक्नोलॉजी लेना चाहता था। इसमें एक पिक्चर भी आई है आपकी, कौन सी, रॉकेटरी। तो क्रायो मतलब होता है ठंडा, जो इंजन को कैसा बना के रखे, ठंडा। तो क्रायो मतलब होता है ठंडा, स्फीयर मतलब वायुमंडल। तो आइस्कोर से रिलेटेड है। अब ये बोल रहा है भाई, ठीक है ना, मैं पढ़ लेता हूँ होता क्या है। तो क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। अब पिघलेंगे भाई आपके क्लस्टर, तो देखने को मिलेगा आपको क्या कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न घटक जैसे वातावरण, समुद्र, क्रायोस्फीयर, ठीक है ना, भूमंडल और जीव विज्ञान के बीच जटिल संबंधों की समझ शामिल है। पृथ्वी प्रणाली के बारे में जानकारी से जलवायु, मौसम और प्राकृतिक खतरों की भविष्यवाणी में सुधार करने में मदद मिलती है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न घटक जैसे वातावरण, समुद्र, क्रायोस्फीयर, भूमंडल और जीवमंडल के बीच जटिल संबंधों को समझ, आई थिंक ये फिर से आ गया हमें, ये दोबारा आ गया। जलवायु प्रणाली अंतर्गत देखा जाए तो बर्फ, समुद्री बर्फ, झील और नदी की बर्फ, ग्लेशियर, बर्फ की चादरें और हिमखंड में जमे हुए पानी को क्रायोस्फीयर बोला जाता है। देख लीजिए, ये आप लिख सकते हैं, परिभाषा लिख देना बस। जलवायु प्रणाली के अंतर्गत बर्फ, समुद्री बर्फ, झील और नदी की बर्फ, ग्लेशियर, बर्फ की चादर, हिमखंड, ये सारी किस्म आती है क्रायोस्फीयर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जलमंडल में इसका आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संयोग है। यह सतह की ऊर्जा और नमी के प्रभाव, बादलों, वर्षा, जल विज्ञान, वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण पर इसके प्रभाव के माध्यम से उत्पन्न महत्वपूर्ण लिंकेज और फीडबैक के साथ वैश्विक जलवायु प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। या इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वैश्विक परिवर्तनों के लिए वैश्विक जलवायु और जलवायु मॉडल प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जैसे एक चीज़ बोला जाता है जिसे बोलते हैं अल्बिडो इफेक्ट। किसे बोलते हैं? अल्बिडो। कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो पढ़ लेते हैं। देखो, अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश
या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को प्रकाशानुपात कहा जाता है, एल्बिडो इफेक्ट कहा जाता है। अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह वापस चमका देती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसका एल्बिडो जो होता है 1.0 या प्रतिशत में 100% कहा जाता है। तो एल्बिडो इफेक्ट क्या है आपका? बर्फ की सतह से प्रकाश का क्या है? परावर्तन है। क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? क्रायोस्फीयर की स्थिति वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ गोलार्ध स्थानिक पैमाना और प्रति घंटे ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पैमाना पर निर्भर करती है। पिघलने या पिघलन से जुड़े थ्रेशोल्ड प्रभाव के कारण तापमान में बदलाव के लिए इसकी गैर रैखिक प्रतिक्रिया वैश्विक जलवायु पर क्रायोस्फीयर के प्रभाव की चर्चा नीचे दी गई, जैसे बर्फ की चादर का एल्बिडो का उच्च होना और सौर विकिरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, क्योंकि यह बहुत अधिक रोधन को दर्शाता है जो पृथ्वी को ठंडा करने में मदद करता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुणक प्रभाव पड़ रहा है और इस प्रकार बर्फ की उपस्थिति और अनुपस्थिति पृथ्वी की सतह के हीटिंग और शीतलन को प्रभावित करती है या पूरे ग्रह के ऊर्जा संतुलन को भी क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। अच्छा, यह सतह की ऊर्जा ग्रीन हाउस गैस और पानी के प्रभाव को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आर्कटिक जो आपका ऊपर की तरफ देखना, समुद्री बर्फ और बर्फ के आवरण में परिवर्तन मध्य अक्षांश वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है। आपने देखा जो आपकी वायु आपकी पेटियां होती हैं, ठीक है ना, वो प्रभावित होती है आपकी। या आइसलैंड, ग्रीनलैंड, रूस आदि के क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करने वाली हवाओं को ठंडा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्रुवीय क्षेत्र कार्बन सिंक और मिट्टी के अंदर कार्बन को संजोए रखता है और यदि बर्फ, समुद्री बर्फ, झील और नदी की बर्फ, ग्लेशियर, बर्फ की चादरें, हिमखंड और जमे हुए जमीन पिघलते हैं तो यह मीथेन एक शक्तिशाली जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जारी होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को उत्प्रेरित करता है। मीथेन एक बोल सकते हैं मेन कंपोनेंट होता है किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का। जब समुद्री जल ध्रुवीय क्षेत्र के समुद्री जल बर्फ में संघनित होता है तो आसपास का पानी खारा हो जाता है। खारे पानी में उच्च घनत्व होता है या दुनिया के महासागरों में थर्मोहेलिन परिसंचरण पैटर्न को डुबोता आरंभ करता है। यह महासागर धाराएं एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें हमने बताया कोल्ड होती हैं, कुछ आपकी कैसी होती है? ठंडी होती हैं, कुछ आपकी कैसी होती है? गर्म जल धाराएं होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म पानी का परिवहन, जिसमें मैंने बताया था जैसे कई सारे आती हैं आपकी कोल्ड में आ जाती है, जैसे आपकी कैलिफोर्निया आ जाती है, ठीक है ना, गर्म में अलास्का आ जाती है, गल्फ स्ट्रीम आ जाती है आपकी, ओयासियो क्रूशियो है आपकी। इसके अलावा आपकी पेरू की जलधारा है, ठंडी है, ब्राज़ील की जलधारा है, गर्म है। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ये बता चुका हूँ मैं। इस प्रकार धाराएं वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करती हैं। इसमें से कुल धाराएं एल नीनो या ला नीना माध्यम के प्रभाव के माध्यम से वर्षा और सूखे की स्थिति को प्रभावित करती है। एल नीनो इफेक्ट तो देखने को मिलता है कहाँ? जब भारत में क्या तो मानसून के पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो ये एक्चुअल में गर्म जलधारा है। और एल नीनो के बाद जो देखने को मिलता है आपकी ठंडी जलधारा है, और ये लैटिन वर्ड्स हैं और इसका मतलब होता है स्मॉल बॉय एल नीनो का, और ला नीना का मतलब होता है स्मॉल गर्ल। तो एल नीनो का हमेशा विपरीत प्रभाव पड़ता है भारत में आने वाला जो मानसून आता है आपका जून में, कम आता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। यदि पानी का जमे हुए, तो ये आप पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो आईपीसीसी ने अपनी 5वीं आकलन रिपोर्ट या असेसमेंट रिपोर्ट में बताया कि क्रायोस्फीयर से बर्फ की निरंतर शुद्ध हानि हुई है। हालांकि क्रायोस्फेरिक घटकों और क्षेत्रों के बीच नुकसान की दर में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैश्विक जलवायु पर क्रायोस्फीयर का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर देखने को मिलता है। इसलिए यदि हम जीवमंडल की रक्षा करना चाहते हो तो हमें क्रायोस्फीयर को क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा, बर्फ को बचाना पड़ेगा, ये याद रखना। शिव समुद्रम जलप्रपात कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये आपको कावेरी नदी पर मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रपात कैसे? देखो मैंने एक चीज बताया था कि ज्यादातर जो आपके जलप्रपात बनते हैं वो भारत के किस कोने की तरफ बनते हैं? इस तरफ एस्चुरी का निर्माण होता है, इस तरफ मैंने बोला डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ खड़ा ढाल है, यहाँ लेटा हुआ ढाल है। खड़े ढाल होने के कारण क्या है? वाटरफॉल बन जाते हैं आपके। ज़्यादातर कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जो इस तरफ बहती हैं, ठीक है ना। पर अब जरूर नहीं कि अब वो तो कोस्टल एरिया में बनेगा भाई, एस्चुरीज यहाँ बन सकती हैं, पर किसी भी नदी में आपके वाटरफॉल निर्मित हो सकते हैं। जब थोड़ा सा क्या आता है? ढलान आ जाता है, बस वहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? वाटरफॉल बन जाएगा। इसका इसमें देख सकते हैं। अंदर की तरफ जब आपकी सॉफ्ट रॉक होती है और बाहर की तरफ आपकी हार्ड रॉक होती है, तो ऊपर से जब पानी आता है तो नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है ना। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कौन कौन से वाटरफॉल होते हैं, टाइप्स ऑफ वाटरफॉल। एक होता है लेज वाटरफॉल, कैटरैक्ट होता है, हॉर्सटेल होता है, प्लंज होता है, ब्लॉक होता है, मल्टी स्टेप होता है, सेगमेंटेड होता है, कास्केड होता है, पंच बाउल होता है, टायरेड होता है, फैन होता है और माउलिन होता है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम कम है तो मैं सीधा आगे चलता हूँ। अब इंडिया में वाटरफॉल्स की क्लियर अगर देखें तो कम से कम जो आपके बोल्ड में लिखे हुए हैं, जो ज़्यादा काले हो रखे हैं, आप कम से कम उन्हें तो लिख ही लेना, वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। कुंचिकल अगर देखा जाए सबसे बड़ा है भारत का, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका बारेपानी फॉल्स में देखने को मिलेगा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। उसके बाद नुआखाई आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। दूसरा अगर फॉल है आपका कर्नाटक में। उसके बाद वजराई आपका फॉल्स देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। जोग फॉल कई बार पूछा जाता है, गैरसोपर फॉल भी बोलते हैं, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और यहाँ कहीं पे आ जाएगा, दूधमा आ जाएगा, ठीक है ना।
चच्चई फॉल्स आ जाएगा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखो ये शिव समुद्रम फॉल्स, ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, तो ये कावेरी नदी पर है आपका। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ पर आपको दिखेगा शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, ठीक है ना। जोग जलप्रपात, ठीक है ना, दूध सागर हो गया, कई सारे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका कावेरी का क्या है बोल सकते हैं, नदी तंत्र है, कावेरी नदी तंत्र है। यहाँ पे सेवरॉय हिल्स हैं, जावेदी हिल्स हैं, ऊपर नगारी हिल्स हैं। ये वेस्टर्न घाट है जहाँ से ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जहाँ पे क्या कर्नाटक में, जहाँ पर किसकी खेती की जाती है, कॉफ़ी की खेती की जाती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, मैंने बताया था। ब्रह्मगिरी हिल से आपको देखने को मिलेगी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, नीचे अनामोड़ी हिल्स आपको देखने को मिलेंगी वेस्टर्न घाट की तरफ, केरल। इसके बाद महानदी आती है, महानदी आपकी ये छत्तीसगढ़ से आती है, दंडकारण्य हिल से निकलती है। और ये कहाँ चली जाती है आपकी, ये आ जाती है आपकी उड़ीसा की तरफ, ठीक है ना। आपका ठीक है, ये झारखंड हो गया उड़ीसा की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पर किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। ये आपकी गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी निकलती त्र्यंबक हिल्स आपका महाराष्ट्र से, और किस तरफ गिर जाती है, आंध्र प्रदेश की तरफ गिर जाती है, ठीक है ना। और कई सारी सहायक नदियाँ, वेन गंगा, पेन गंगा, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ, इंद्रावती, सबरी, ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की बात करें तो ये खंबात की खाड़ी की तरफ गिरती है, गुजरात की तरफ, ठीक है। निकलती कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मैकाल रेंज में आपका ऊपरी तरफ विंध्य रेंज है, नीचे की तरफ सतपुड़ा रेंज है, तो ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद तापी आती है, तापी भी आपकी खंबात की खाड़ी की तरफ गिर जाती है, ये आप याद कर सकते हैं। ये मुल्ताई हिल्स से आपकी निकलती है मध्य प्रदेश से। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो कृष्णा नदी देखा जाए तो कृष्णा निकलती है आपकी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है ना। और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बोल सकते हैं सीमा का निर्धारण करती है। और यहीं पे आपको देखने मिलेगा जिसे बोलते हैं आपका कौन सा, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है ना, सही बोला ना, नागार्जुन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम भी आपका कहाँ पे, कृष्णा नदी पर ही है। और कावेरी नदी पर एक और है आपका, वो देखने को मिलेगा, वो बांध देखने को मिलता है आपका कौन सा, अरे दिमाग से हट गया यार अभी। कावेरी नदी पर कौन सा है, कावेरी नदी पर आपका कृष्णराज सागर डैम, कावेरी पे कृष्णराज सागर डैम, सागर, ठीक है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी भीमा हो गई, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। निम्न में से कौन लोकसभा के पहले स्पीकर थे, जानते हैं आप लोग, जीवी मावलंकर थे। मीरा कुमार पहली फीमेल है, फर्स्ट फीमेल है लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखना। पी ए संगमा भी रहे। तो ये आपके गणेश वासुदेव मावलंकर पहले थे। उसके अलावा आपने याद करना है जिनका नाम, पी ए संगमा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, रवि रॉय का नाम ये है, रवि रॉय, पर आपने पहले गणेश वासुदेव मावलंकर का नाम याद कर लेना। उसके बाद आपको मीरा कुमारी का नाम याद करना पड़ेगा, ये पहली महिला स्पीकर है। उसके बाद सुमित्रा महाजन थी 16वीं, और 17वें कौन है, ओम बिरला, कोटा से आते हैं आपके। अगर डेप्यूटी स्पीकर की बात करेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले थे एम ए अयंगर, इनका नाम याद कर लेना। लास्ट जो देखने मिले थे आपके एम थम्बीदुराई देखने मिले थे, पर रिसेंट में अभी आपके कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है लोकसभा में। भारतीय संविधान के 99 से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, मैंने बताया था अनुच्छेद 17 आपके बोल सकते हैं मौलिक अधिकारों में आता है। भाग 3 संबंधित आपके मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जाता है। अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा लिखी हुई है, जबकि अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां लिखी हुई हैं। सबसे पहले आता है समानता के अधिकार 14 से लेकर 18 तक। 14 में आता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में आता है लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता मिलेगी। 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आते हैं आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19 में आपको 6 टोटल पढ़ने पड़ते हैं। 19 में आपको बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19A में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हुआ जा सकता है। 19C में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। D में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद E में आता है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, और G में आपको देखने को मिलेगी देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और ये आर्टिकल आप याद रखना है कि जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तब भी ये वायलेट नहीं होता है। 20 और 21 ये दोनों आपके वायलेट नहीं होते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है। और 21A, ठीक है ना, जो आपका 86वां संविधान संशोधन था 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी का संरक्षण देता है। फिर शोषण विरुद्ध अधिकार आते हैं 2। 23 में आता है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगता है। 24 में कारखानों आदि भारी काम में जो आपके हो सकते हैं डेंजर्ड जो होते हैं वर्क या हैजार्डस वर्क होते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहाँ पे काम नहीं करवा सकते हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं 25 से 28 तक। तो 25 में आता है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में आता है किसी विशिष्ट धर्म की वृत्ति के लिए टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में आता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30। ये आपके अल्पसंख्यक वर्ग से रिलेटेड है। तो अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का क्या है, अधिकार है। अब आते हैं आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 आता है। रिट्स आती हैं इसमें, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी रिट्स होती हैं। तो एक होती है हैबियस कॉर्पस, एक होती है मैंडमस, एक होती है सर्टियोरी, एक होता है प्रोहिबिशन और एक होता है क्यू वारंटो। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है आपका परमादेश, एक होता है आपका प्रतिषेध, एक होता है निषेध, एक होता है आपका कौन सा या सर्टियोरी क्या बोलते हैं आपका, जिसमें प्रमाणित किया जाता है, भूल गया अभी। एक होता है निषेध और एक होता है आपका अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ग्रेड 32 में आती है और हाई कोर्ट ग्रेड 226 में आती है आपकी। 226 में हाई कोर्ट की रेट है। रिट्स के मामले में हाई कोर्ट की ज़्यादा पावर होती है क्योंकि दोनों मामलों में देख सकती है। फंडामेंटल राइट्स में भी आप रिट जारी कर सकते हैं, लीगल राइट्स में भी जारी कर सकते हैं। इसमें केवल आपका फंडामेंटल राइट्स के केस में होता है। 33 में आपका मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्तियाँ आती हैं, 33 में याद रखना। और 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या संबंधित प्रावधान आते हैं, सैन्य कानून, मार्शल लॉ। और 35 में मौलिक अधिकार लागू करने के संबंधित कुछ प्रावधान आपके वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है शहरी स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन, जो आपका किससे रिलेटेड है, आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो 74वां संविधान संशोधन आया था आपका 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के साथ, जिसमें आपको पंचायत राज व्यवस्था इंट्रोड्यूस हो जाती है। बोल रहा है उस समय कौन थे आपके, तो एलपीजी रिफॉर्म्स तो पता होंगे आपके। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे आपके 1991 में, जब भारत ने क्या कर दिया था, अपनी इकॉनमी को खोल दिया था। तो उस समय था आपके पीवी नरसिम्हा राव कौन, प्रधानमंत्री। राजीव गांधी की हत्या आप जानते हैं 1991 में हो गई थी, ठीक है ना। चंद्रशेखर जो थे वो 1991 1990 के आसपास थे। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद बनते चंद्रशेखर। उसके बाद सरकार गिर जाती है, उसके बाद चुनाव हो रहे होते हैं, चुनाव के दौरान राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस को क्या मिलती है, मेजोरिटी में सरकार बन जाती है और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के बाद बनते हैं, पहले 13 दिन के लिए बनते हैं, फिर आपका 13 वीक के लिए बनते हैं, और फिर 1999 से लेकर 2004 तक पहले गैर कांग्रेसी के बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं लेके आया हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन अगर देखा जाए तो संविधान संशोधन जो आपका होता है, संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल आपका 370 है ना, संविधान संशोधन से रिलेटेड। नहीं यार 370 का है, मैं भूल गया। संविधान संशोधन क्या था, 368 था आर्टिकल, संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल 368। चलो देखते हैं फिर, तब अभी दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी, भूमि बोल सकते हैं, भूमि सुधार संबंधित। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। उसके बाद आपका 7वां संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट 1956 का। इसमें जो राज्यों की कैटेगरी बना रखी थी ना, जो आपका किस में आता था, याद था 7, जो पार्ट 7 था, उसमें आता था आपकी ABCD कैटेगरी आती थी, तो उसको हटा दिया गया था और उसको समाप्त करके क्या किया, क्योंकि वो प्रशासनिक आधार पर बना था और बाद में राज्यों के निर्माण किस आधार पर होता है, भाषा आधार पर होता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1961 का दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर दिया जाता है। 12वां संविधान संशोधन है आपका 1962 का, गोवा और दमन द्वीप भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया जाता है। 13वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत 371A जोड़ा जाता है, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के कुछ विशेष प्रावधान जोड़े जाते हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य घोषित किया जाता है। 14वां संविधान संशोधन 1963 पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र में प्रथम अनुसूची में जोड़ा जाता है और इस संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। 21वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची जो आपका भाषाओं से संबंधित है, सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है 15वीं भाषा के तौर पर। 22वां संविधान संशोधन 1968 का है, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल मंत्रिपरिषद को उपबंध करने की शक्ति मिलती है। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार दिया जाता है, देख लो, ठीक है ना। अच्छा,
27वां संविधान संशोधन 1971 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया जाता है तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है। आर्टिकल्स ऐसे 368 ही है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अभी दिमाग से हट गया थोड़ा सा। ठीक है ना। 31वां संविधान संशोधन 1974 आता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी थी आपकी? 547 निश्चित कर दी जाती है। इसमें 545 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन आप जानते हो। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में क्या कर दिया जाता है? प्रवेश मिल जाता है। 35वां भी इसी से रिलेटेड ही है आपका, जिसमें उसको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाता है सिक्किम को। 37वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसमें कई सारे प्रावधान है, जैसे एकमात्र संविधान संशोधन हो रखा है जिसमें प्रस्तावना में क्या किया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आपका जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें क्या आपका एकमात्र, जब पूछा जाएगा कि भाई प्रस्तावना में कितनी बार आपका संशोधन हुआ है, एक ही बार हुआ है। इसमें 3 वर्ड जुड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था की जाती है। जो आपके टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं वो जोड़ दिए गए थे। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, मतलब जिस जैसे राज्यसभा में होता था 6 साल का, वैसे 6 साल कर दिया गया था। निःशक्त तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़ दिए गए थे, निःशक्त सिद्धांत जो थे आपके उनमें जोड़ दिए गए थे। शिक्षा नापतोल, देखो शिक्षा नापतोल, वन और जंगली जानवर पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकाल दिए गए थे, समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। उससे हुआ क्या कि जो आपका बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट में आपके कितने सब्जेक्ट थे टोटल? तो यूनियन लिस्ट में आपके आते हैं 100 सब्जेक्ट। आपका स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं आपके? स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, 61 हो गए थे, 5 हट गए थे ये वाले। और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट थी, समवर्ती सूची थी, उसमें पहले कितने 47 थे और वो 52 हो गए थे, मतलब 5 बढ़ा दिए गए थे, यही 5 थे वो। तो वो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय 352 के तहत क्या था? आपातकाल संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। इसके तहत देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 44वां संविधान संशोधन, जनता पार्टी की सरकार आती है, वो इन सब चीज़ को बदलना स्टार्ट कर देती है। तो एक्चुअल में 42वें में फिर से क्या कर दिए जाते हैं? चेंजेस किए जाते हैं 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो देखो क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष पुनः कर दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दे दिया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति को उसे मानना क्या होगा? अनिवार्य होगा। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। वही आर्टिकल कौन सा? 20 और 21। या आप क्या नहीं कर सकते? एब्रोगेट नहीं कर सकते। 52वां संविधान संशोधन आता है 1985 का, तो इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल वाला। ठीक है ना। 55वां आता है 1986 का, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है। 56वां 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। इसके अलावा दमन दीव आपका क्या बन जाता है? यूनियन टेरिटरी बन जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 का आता है। मताधिकार की जो आयु थी पहले 21 वर्ष से होती थी। आप जानते हैं आर्टिकल कौन सा है? आपका आर्टिकल देखने मिलता है 326। तो ये राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार। तो पहले 21 हुआ करती थी, उसे 18 कर दिया गया, तो आज भी 18 ही है। 65वां संविधान संशोधन 1990 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आयोग के गठन कर दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 का, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, एनसीआर क्षेत्र, और विधानसभा दे दी जाती है। ठीक है ना। 70 सदस्यीय 7 सदस्य मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाता है। 17वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकते थे। आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो प्रत्येक राज्य का जो आपका क्या होता है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा भाग ले सकती है, और जो आपकी दिल्ली और पांडिचेरी उनकी विधानसभा में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में भाग ले सकते हैं। 71वां संविधान संशोधन 92, तो इसमें क्या था कि 3 और भाषाएं जोड़ दी जाती हैं 8वीं अनुसूची में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसकी बात कर रहे थे, भाग 9 जोड़ा जाता है। 11वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड, तो वही पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। 74वां संविधान संशोधन ये 92 का ही है। इसमें आपका 9 का जोड़ दिया जाता है, अनुसूची 12वीं जोड़ दी जाती है। टोटल मिला के 12 अनुसूची हो जाती है, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। 91वें संविधान संशोधन 2003 में दल बदल में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया जाता है। पहले क्या होता था कि अगर 1/3 सदस्य जाते हैं तब जाके दल बदल कानून क्या करता, काम करता, तब जाके उनकी सदस्यता निरस्त होती थी। अब वो 2/3 कर दिया था कि अगर कम से कम 3 में से 2 जाएंगे तब जाके आपका क्या नहीं होगा, निरस्तीकरण नहीं होगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इससे कम हुआ तो चली जाएगी।
ठीक है ना। 92वें संविधान संशोधन 2003, तो इसमें फिर से 4 भाषाएं जोड़ दी जाती, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, आपकी 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 93वें संविधान संशोधन आता है 2005 का, SC ST OBC के लिए बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। 97वें संविधान संशोधन आता है तो 9 खा जोड़ दिया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ दी जाती है 2011 में। 101वां संविधान संशोधन GST से रिलेटेड आपका, 102 आपका OBC आयोग से रिलेटेड है, 103 आपका EWS में 10% कोटा से रिलेटेड है, 104 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 साल के लिए आरक्षण क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, और जो एंग्लो इंडियन वाला था वो समाप्त कर दिया गया था, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी अभी तक 105 में टोटल, ये आपके अभी एक्ट नहीं बने महिलाओं के लिए, लोग एक्ट नहीं मतलब जैसे ये देखो मैं बता 101 को ना यहाँ पे भी लिखा उसने कौन सा GST, तो ये 115वां संविधान संशोधन है और एक वो कानून है आपका, किसी दिन समझा दूंगा आपको अच्छे से। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदोच्चित हो चुके हैं, तो अभी तक एक भी नहीं हुआ, ठीक है ना, ये आप याद रखना। तो ये मैं बता रहा हूँ CJI के खिलाफ महाभियोग, एक्चुअल में महाभियोग वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ संविधान में। संविधान में महाभियोग इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में इसका जिक्र मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज को हटाने के लिए प्रक्रिया होती है। क्या कर सकते हैं, महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है, या तो राज्यसभा के 50 सदस्य क्या कर दें, नोटिस दे दें, या फिर लोकसभा के 100 सदस्य, ये आप याद रखना। उसके बाद क्या होता है कि स्पीकर या चेयरमैन महाभियोग स्वीकार या नकार सकता है, तुरंत पहले कर दे। अगर लोकसभा में स्पीकर मना कर दे या राज्यसभा में क्या कर दे, आपका चेयरमैन मना कर दे, तो वहीं पर खत्म। पर अगर स्वीकार कर लेता है तो 3 सदस्य कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना, किसको हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को, बोल सकते हैं जज को हटाने के लिए। अब इसमें होता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, आपका हाई कोर्ट का जज भी होता है, एक जूरिस्ट होता है, 3 व्यक्ति होते हैं इसमें। अगर आरोप क्या हो गए, तय हो गए, तो फिर कॉपी जज को भेजी जाती है, ठीक है ना, जिसपे दावा तो लिखित डिफेंस दायर करेगी, उसके बाद जो जज तो है, और फिर फाइनल रिपोर्ट जो होगी स्पीकर और चेयरमैन के पास चली जाती है। उसके बाद मामला संसद में बहस के लिए आएगा। आप क्या कर सकते हैं कि 2/3 बहुमत से जो उपस्थित जो मेंबर होते हैं, 2/3 बहुमत, और याद रखना वो कुल का 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उस प्रस्ताव पारित कर लो, उसके बाद राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, राष्ट्रपति उसके बाद जज को हटा सकता है, ये पूरी प्रोसेस चलती है। अब हुआ क्या देखो, जिन जजों के खिलाफ आया था, तो सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PD दिनाकरन के खिलाफ वर्ष 2009 में 75 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर युक्त पत्र तत्कालीन राज्यसभा चेयरमैन और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को सौंप दिया था। तो बोला ना 50 केवल, यहाँ 75 ने दे दिया था, तो चल सकता है। अंसारी ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी थी, लेकिन इसके बाद दिनाकरन ने पद से इस्तीफा दे दिया। लो, तो हुई नहीं प्रक्रिया कंप्लीट। न्यायमूर्ति दिनाकरन ने समिति की कार्रवाई को रोकने के लिए अनेक कोशिशें की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। संसद में जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ 12 मामले तय किए गए थे। बात हामिद अंसारी के अन्य आरोपों की जांच करने के लिए जनवरी 2010 में 3 सदस्यीय समिति बैठाई थी। दिनाकरन पे चला है, पता तो उन्होंने क्या दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 1990 में एक केस आता है, जो न्यायमूर्ति V रामास्वामी थे, उनके खिलाफ महाभियोग लोकसभा में क्या हो जाता है, गिर जाता है, लाया तो जाता है पर लोकसभा में गिर जाता है, जबकि कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन ने महाभियोग के बाद 2011 में इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा में सौमित्र सेन को सरकारी फंड के दुरुपयोग और गलत तथ्य पेश करने का दोषी पाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के जज कर्णन को 6 महीने के लिए जेल सुनाई थी, उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी थी। अभी ये दीपक मिश्रा वाला केस हुआ आपका, दीपक मिश्रा जो आपके 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनके खिलाफ भी लाया जाता है, पर राज्यसभा में। तो राज्यसभा के जो उस समय कौन थे आपके देन चेयरमैन थे आपके वेंकैया नायडू, उन्होंने वो खारिज कर दिया था, तो आगे प्रोसेस हो ही नहीं सकती थी। अब आता आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, ये आपका USA। निर्यात की बात की जा रही है। आयात की बात करता है तो भारत आयात सबसे ज़्यादा करता है चीन से, और चीन के साथ भारत आपका ट्रेड डेफिसिट में रहता है, मतलब हमेशा घाटा झेलता है, और USA के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस, मतलब हमेशा लाभ का बनता है। जब आपका निर्यात, जब आप बेचते ज़्यादा हो और खरीदते कम हो तो आपको फायदा होगा, और जब आप बेचोगे कम और खरीदोगे ज़्यादा तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये रिपोर्ट है आपकी फिस्कल ईयर 2022 की। तो उस समय अगर देखें तो USA आगे आ गया था किससे, चाइना से। 119.4 जो आपका बिलियन डॉलर का टोटल, बिलियन में होगा यार ये, बिलियंस में होगा, हाँ बिलियन डॉलर में, ये 119.4 हो गया था, और चाइना को हमने पीछे कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो, अगर ट्रेड सरप्लस की बात करें तो ये हमारा किसके साथ हो, US के साथ होता है, और अगर डेफिसिट की बात करें तो चाइना के साथ होता है। तो सोच समझ के क्वेश्चन करना था भाई ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्मनी क्या हो गया था, बाहर हो गया था टॉप 10 से। तो हमारे टॉप 10 बोल सकते हैं कौन कौन है, अगर पिछले साल के हिसाब से USA, चाइना, UAE, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, इराक, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अब थोड़ा रशिया ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि वहाँ से हम क्या कर खरीद रहे थे, क्रूड ऑयल। अच्छा, निम्न में कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, लंबा हो गया यार ये।
अच्छा, काश्तकारी व्यवस्था, ये भूमि सुधार लाए गए थे, आप जानते हैं। तो भूमि सुधारों में क्या करना था कि जमीनें जो जमींदारों के पास थी उसे कहाँ देना था, काश्तकारों को देना था, ठीक है ना। काश्तकारों को बांटना था, तभी जाके आप भारत में क्या कर सकते थे, असल मायने में समाजवाद ला सकते थे। और ये किया भी गया है कि जो पहला संविधान संशोधन था आपका भूमि सुधार वाला, ठीक है ना, 1951 में जब लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसके तहत किया भी गया है। तो लगान का नियमन लिखा, काश्तकार अधिकार की सुरक्षा, बिल्कुल सही है। भूमि की चकबंदी करना था, नाप छाप, और काश्तकारों के स्वामित्व को अधिकार देना था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अलग हो जाता है आपको कौन सा, लगान का नियमन, ये नहीं किया गया था। अच्छा, स्वतंत्रता पूर्व क्या था, देखो लिखा, ब्रिटिश राज में किसानों के पास उन जमीनों को स्वामित्व नहीं था जिन पर वे खेती करते थे। स्वामित्व नहीं तो, क्योंकि जमींदारों के पास होती थी जमीन ना। अच्छा, आगे लिखा, इस वजह से स्वतंत्र भारत में सरकार के समय कई गंभीर मुद्दे उत्पन्न हो गए थे, जो चुनौती बनकर के जमींदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था अपनी जमीन। भूमि पर मध्यस्थों का प्रभाव था और कुछ लोगों को स्वामित्व था जिनको स्वयं कृषि कार्य करने में कोई रुचि नहीं थी। तो भारत को आगे कैसे बढ़ाओगे, वैसे भारत में जानते हो कृषि की उस समय जो दशा थी वो बहुत ही खराब थी, ठीक है ना। जब आपका हरित क्रांति आई तब जाके भारत एक बोल सकते हैं सेल्फ रिलायंट एक कंट्री बना है, आत्मनिर्भर। भूमि को पट्टे पर देना एक सामान्य चलन था उस समय। काश्तकारों को शोषण लगभग प्रत्येक जगह किया जाता था, जिसमें काश्तकार अनुबंध की जब्ती एक सामान्य मुद्दा था। तो ये सारा मुद्दा आपका चला। अब देखो, स्वतंत्रता पश्चात कुछ स्थिति थी, तो जेसी कुमार रप्पन की अध्यक्षता में एक समिति गठन की जाती है, और उसमें क्या है, 4 घटक निकाले जाते हैं भूमि सुधार संबंधित। पहले तो मध्यस्थों को हटाओ बोल के, जो मीडिएटर है उन्हें हटा दो, काश्तकारों को काश्तकारी में सुधार लाओ, जमीनें किनको दो, जो कृषक हैं किसानों को दी जाए, भूमि स्वामित्व की सीमा तय की जाए और भूमि स्वामित्व की चकबंदी की जाए। ये कुछ मुद्दे थे, ठीक है ना। तो मध्यस्थों को उन्मूलन इसमें था, ठीक है ना। लाभ क्या था कि मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हो गई जिस पर वे कृषि करते थे। पर कुछ हानियां भी हुई, जैसे हालांकि जमींदार उन्मूलन, जमींदार काश्तकार या शेयर क्रॉपिंग प्रणाली पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई, पर कई क्षेत्रों में यह व्यवस्था जारी रही। इसी वजह से बहुस्तरीय कृषि संरचना में मौजूद जमींदार केवल शीर्ष स्तर से हट पाए, नीचे लेवल से नहीं हट पाए। क्लियर बात समझ में। इसके कुछ मुद्दे भी थे, जैसे जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में उनको वैध करार दिया गया था, कई सारे थे आपके। काश्तकारी में सुधार, ये आप पढ़ लेना यार, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर लेक्चर। भूमि स्वामित्व की सीमा, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हो। भूमि स्वामित्व की चकबंदी जो बोला जा रहा था, का अर्थ होता है खंडित भूमि को एक भूखंड के रूप में पुनर्गठन और पुनर्वितरण करना। तो चकबंदी बहुत जरूरी थी उस टाइम पे। और ये देखो, फार्मलैंड फ्रेगमेंटेशन अगर बात की जाए, तो एक मिजोरम ही था जो आपका बेहतर कर पाया इस मामले में। जैसे लिखा हो ना, परसेंटेज रिडक्शन बिटवीन द, जो कमी आई है, तो सब में देखो, सब में कमी देखने को मिली लगभग भारत के। बोल सकते हैं परसेंटेज रिडक्शन आपका -0.06.09 था। सिर्फ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इसे जूम करना, तो आपको मिजोरम दिखेगा केवल प्लस में। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं, आपका कौन सा, भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो चलाया गया था। तो महात्मा गांधी के शिष्य थे विनोबा भावे। तेलंगाना में पोचमपल्ली में भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दिया। उन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसात्मक क्रांति लाने के प्रयास में आंदोलन को नेतृत्व किया था। इन आंदोलनों के तहत भूस्वामी संपन्न वर्गों के इससे आग्रह किया गया था स्वेच्छा से अपनी भूमि एक हिस्से को भूमिहीनों को सौंप दें जिनके पास भूमि नहीं है, जिसको भूदान आंदोलन कहा गया। वर्ष 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। विनोबा भावे द्वारा की गई अपील में कुछ भूस्वामी वर्गों ने अपनी कुछ जमीन को स्वैच्छिक कर दान दे दिया था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य में विनोबा भावे को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही थी। भूदान आंदोलन ने वर्ष 1952 में शुरू हुए ग्रामदान आंदोलन को भी दिशा दी। ग्रामदान आंदोलन का उद्देश्य प्रत्येक गांव में भूमि स्वामियों और पट्टा धारकों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए राजी करना था। समस्त भूमि के समतावादी पुनर्वितरण तथा संयुक्त खेती हेतु ग्राम संघ की संपत्ति बना दिया जाता। एक ग्राम के 75% निवासियों, जिसमें जिनके पास 51% भूमि थी, कि ग्रामदान के लिए लिखित स्वीकृति मिलने के बाद उस गांव को ग्रामदान के रूप में घोषित किया जाता था। ग्रामदान के तहत आने वाला पहला गांव कौन था, मैग्रोथ था, हरिपुर, उत्तर प्रदेश में। याद रख लेना आप। आंदोलन की सफलता देखी जाए तो यह स्वतंत्रता के बाद पहला आंदोलन है जिसने एक आंदोलन सरकारी कानून से नहीं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। इस आंदोलन ने एक नैतिक माहौल का निर्माण किया जिसमें बड़ी जमींदारों पर दबाव पड़ा। इसने किसानों और भूमिहीनों के बीच राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया तथा किसानों को संगठित करने हेतु राजनीतिक प्रचार के लिए एक जमीन तैयार की। कमियां भी थी। इस आंदोलन के तहत दान की गई अधिकांश भूमि कम उपजाऊ तथा मुकदमेबाजी वाली थी और इस प्रकार प्राप्त भूमि की बहुत कम मात्रा का वितरण भूमिहीनों के मध्य किया जा सका। ग्राम दान आंदोलन उन गांव जैसे मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में शुरू किया गया जहां वर्ग विभेदीकरण की स्थिति नहीं थी और भूस्वामित्व को लेकर बहुत कम अंतर था। यह आंदोलन उन क्षेत्रों में सफल नहीं हुआ जहां भूस्वामित्व में अधिक असमानता थी। आंदोलन अपनी क्रांतिकारी क्षमता का एहसास करने में विफल रहा। परिणाम ये था कि व्यापक सफलता तो मिल गई थी। 1969 के आसपास आंदोलन अपने चरम पर था। अनेक राज्य सरकारों ने ग्रामदान और भूदान के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कानून बनाए। 1969 के बाद ग्रामदान और भूदान ने स्वैच्छिक आंदोलन की जगह सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रम में स्थानांतरित होने के कारण अपना महत्व खो दिया था। आंदोलन से वर्ष 1967 में विनोबा भावे के निकल जाने के कारण जनाधार में क्या आई थी, कमी आई थी। आगे की राह देखें तो ये लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं।
लैंड लीजिंग से रिलेटेड, पट्टे वगैरह की भूमि से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आप इसे वैसे भी कर सकते थे, अगर देखो अगर आप चंबा से हैं जहाँ से मैं हूँ, तो पंजाब नेशनल बैंक अलग है, ये अलग काम करता है। कैनरा बैंक आपका अलग काम करता है, तो ये हो नहीं सकता। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपका अलग है, यहाँ पे जो हमारे पास शाखा है ये भी अलग काम करती है, ये भी नहीं हो सकती। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंकों को मर्जर थोड़ी नहीं कर सकता कौन? सरकार। उसका जो अधिकार होता है केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे होता है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। पर आप फिर भी पढ़ लेना, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कॉर्पोरेशन बैंक और दूसरा आंध्रा बैंक, इनका मर्जर हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था। कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक मिला था और इंडियन बैंक के साथ आपका इलाहाबाद बैंक मिला था, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? संघीय वित्त की समस्या मतलब ये है कि जहां पर राज्य और केंद्र आपस में भिड़ते नहीं है। तो देखो, राज्य सरकारों की आवश्यकता और साधनों में अंतर बिल्कुल है। अब देखो, कुछ राज्य आपके कैसे देंगे जिनमें बोल सकते हैं संसाधनों की कमी है नहीं, पर कुछ राज्य आपके गरीब हैं, संसाधनों की कमी है, तो राज्यों को क्या करना है कि जो पैसा आता है, जैसे कुछ अमीर राज्य हैं, केरल वगैरह साउथ के कुछ राज्य है, कर्नाटक वगैरह हो गया, तो इनसे जो पैसा आता है तो वो थोड़ा बहुत कहाँ चले जाता है? गरीब राज्यों, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इस तरफ देना। तो ये मना करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा पैसा आप हम पे खर्चा करो या हमें पूरी स्वायत्तता दो। तो ये हमेशा मुद्दा रहा है, यहाँ पर नहीं बोल रहा है। राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न भी उठता है कि भाई हमें स्वतंत्र, यहाँ पर क्या हो सके, जो वित्त के मामले में हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर केंद्र ऐसा नहीं कर सकता। केंद्र को दोनों चीज़ देखनी होती है, ठीक है ना। गरीब राज्यों को भी क्या करना पड़ता है? सपोर्ट देना पड़ता है। क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता मिलती, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। वित्त आयोग अलग अलग चीज़ है आपका। वित्त आयोग का आपका आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 280 आता है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ देखो, भारत की संघीय भावना को बनाए रखने के मार्ग में आने वाली चुनौतियां, कई निकायों का अप्रभावी कार्यकरण। तो योजना आयोग के समाप्त कर दिया गया, जिस पिछले 7 वर्षों में अंतर्राज्य परिषद की केवल एक बार बैठक हुई है। मतलब ठीक है, अंतर्राज्य जो आपका बोलता है इंटर स्टेट काउंसिल होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है। इस घटनाक्रम ने संघ और राज्यों के बीच सहकारी भावनाओं को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न की है। कर व्यवस्थाओं की समस्या, दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा करने, अभी जानते हैं आप नई नई स्टार्ट हुआ है, तो अभी कई सारी प्रॉब्लम बोल सकते हैं सेंटर को देखने को मिलती है। ने पहले राज्यों को उपबंध अधिकांश स्वायत्तता का हरण कर दिया है, और देश की अब जानते सारा सेंटर को जाता है पहले, फिर सेंटर बांटता है, तो दिक्कत होती है कई राज्यों को, जो बड़े बड़े राज्य हैं। देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को उसकी प्रकृति में एकात्मक बना दिया है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को प्राप्त मुआवजे की गारंटी का महामारी काल में केंद्र सरकार द्वारा बार बार उल्लंघन किया गया। राज्यों को उनके बकाया का भुगतान करने में देरी से आर्थिक मंदी का प्रभाव पैदा हुआ था। राज्य सूची के मामले में राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण किया गया कि राज्यों को स्वतंत्रता दी गई। इन मामले पिछले कुछ वर्षों में संबंधित राज्यों को संदर्भित किए और उनका परामर्श लिए बिना केंद्र सरकार के स्तर से कई महत्वपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से संवेदनशील निर्णय लिए गए। जैसे अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के राज्य विधानमंडल से किसी परामर्श के बिना ही हटा दिया गया। संसद ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय कृषि का अधिनियम किया और अपने अधिकार क्षेत्र पर परे जाते हुए इन राज्यों पर लागू कर दिया था, थोप दिया था। शिक्षा नीति, बेसब का जो क्षेत्र था, अब ये पूरी तरह से चिढ़ गए, तो कौन? असम, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे बढ़ा दिया था, ठीक है ना। उससे होता है क्या कि जो राज्य पुलिस होता है उसके पास कम क्षेत्र आ जाता है। बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ था। कोविड का प्रभाव भी देखने को मिला था। आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005, उसमें कई सारे बदलाव किए गए। कोविड की दूसरी लहर आई थी, राज्य सूची के विषय में कुछ क्या किया गया था, जैसे स्वास्थ्य आप जानते हैं तो राज्य सूची के उसमें आता है, तो यहाँ पर भी विफलता देखने को मिली थी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आता है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह के दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था। वो तो आपके कौन? नेपाल। सुगोली की संधि साइन हुई थी ना, उसमें ये चीज़ प्रावधान थी कि भाई कि अगर अंग्रेजों का भी साथ देने की बात हुई, आप जब वैसे भी जानते हैं 1857 क्रांति ज़्यादातर मुख्य हिस्से कौन कौन थे? बंगाल था, बिहार था, उत्तर प्रदेश, यही तो क्षेत्र थे ज़्यादातर। ये दक्षिण भारत की तरफ फैला ही नहीं था, तो दक्षिण भारत की तरफ नहीं फैला, श्रीलंका हो नहीं सकता, भूटान का भी गुलाम नहीं रहा, और बर्मा का कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, तो आप नेपाल लगा सकते थे। सुगोली की संधि की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एक संधि हुई थी 1814 से 16 के दौरान, ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद हरकत में लाया गया था। इसमें 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए, 4 मार्च 1816 को इस पर मोहर लगा दी गई। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडसॉ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति, ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। संधि में यह साफ था कि नेपाल अब किसी भी सेवा में किसी भी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे मदद की बात हो गई है। उस संधि में नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा कई इलाके थे, जिसमें सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल, राजशाही और तराई के बहुत से क्षेत्र शामिल थे। बाद में तराई भूमि का हिस्सा 1816 में नेपाल को लौटा दिया गया। इसके बाद 1860
में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने के में ब्रिटेन की मदद करने के लिए बदले लौटा दिया गया था। देखो ये लिखा हुआ है ना कि इसके बाद 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटेन की मदद करने के लिए लौटा दिया गया था। 1950 में नई संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दिसंबर 1923 में सुगोली संधि को शांति और मैत्री की संधि में बदल दिया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में भारत और नेपाल के राणाशाही परिवार ने नई संधि पर हस्ताक्षर किए। मिथिला एक हिस्सा नेपाल में चला गया था। दरअसल 1805 में नेपाल ने भारतीय रियासतों में कई इलाके हड़प कर विस्तार किया था, जिसमें नेपाल की पश्चिम सीमा कांगड़ा के निकट कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी तक पहुंच गई थी। सुगोली संधि से भारत को अपने ये इलाके वापस मिल गए थे। इस संधि के चलते मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के पास चले गया था, जिसे नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। इस संधि के तहत ये जो इलाके अब भारत में वो उसके पास आ गए थे, जिस पर नेपाल अपना दावा जता रहा है। क्या थी शर्तें? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हमेशा शांति और मित्रता रहेगी। नेपाल के राजा उस सारी भूमि के दावों को छोड़ देगा जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय था। उन भूमियों की संप्रभुता पर कंपनी के अधिकार को स्वीकार करेगा। नेपाल के राजा निम्न प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। अगर इस संधि के अनुसार देखें तो साफ लगता है कि नेपाल अब जिन इलाकों को विवाद का विषय बना रहा है वो कभी उसके पास थे ही नहीं, वो पहले भारत के ही थे, जिस पर नेपाल के राजा जब हड़पा तो विवाद हो गया था। उसके चलते युद्ध हुआ और इसमें नेपाल के राजा को खुद हार का मुंह देखना पड़ा था। संधि में तय हुआ था कि काली और राप्ती नदी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, ये इलाका विवाद का विषय जो बना हुआ है, बुटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, गंडकी और कोशी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था, मैची और तीस्ता नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, मैची नदी के पूर्व के भीतर प्रदेशों को संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र, साथ ही पूर्वोक्त क्षेत्र गोरखा सैनिकों द्वारा इस तिथि में 40 दिनों के भीतर खाली किया जाएगा। नेपाल के उन भरदारों और प्रमुखों जो उनके 2 लाख रुपए देख के लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 लाख रुपए की कुल राशि पेंशन प्रतिवर्ष के रूप में देने को तैयार है, जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा तय किया गया था। नेपाल के राजा उनके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी देशों पर अपने दावों का प्रत्याग कर देंगे। उन देशों या उनके निवासियों से संबंधित किसी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को उनके शासित प्रदेशों के कब्जे के संबंध में कभी परेशान नहीं करेंगे या सताने की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। यदि नेपाल और सिक्किम के बीच कोई विवाद होता है तो मध्यस्थता कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी ब्रिटिश अमेरिकी या यूरोपीय नागरिक को अपनी किसी भी सेवा में ना तो नियुक्त करेंगे या उसकी सेवाओं में बनाए रखेंगे। संधि के बाद क्या हुआ? 1816 में नेपाल को मैची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र वापस लौटा दिया गया। एक भूमि सर्वेक्षण के दौरान दोनों राष्ट्रों के बीच सीमा को तय कर दिया गया, पर विवाद का विषय बना हुआ है। कौन सा वाला आपका? जो आपका ये पिथौरागढ़ वाला था, लिम्पियादुरा। तो इस संधि में राष्ट्रीय परिसीमन को स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके चलते आज भी विवाद का विषय है। संधि ये बताने में विफल रहती। कुछ स्थानों पर स्पष्ट वास्तविक सीमा रेखा कहाँ से गुजरेगी। विवादित स्थलों का क्षेत्रफल लगभग 60,000 हेक्टेयर है। नेपाल भारत की सीमा रेखा के 54 स्थानों पर अतिक्रमण और विवादों के आरोप लगाता है या आरोप है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय भारत।